नमस्कार, आपके साथ मैं और रोहित कुमार। आप ही न्यूज फोर नेशन पर। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर करीब अब 90 दिन के आसपास का वक्त है। एसआईआर का मुद्दा बीजेपी वहां पर घर घर पहुंचा भी रही है। बड़ी बात यह है कि चाहे वो मंदिर का मामला हो या बाबरी मस्जिद का, अपने अपने हिसाब से तमाम दल जो हैं मुद्दे तय करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी जो कि मौजूदा वक्त में वहां के मुख्यमंत्री हैं, फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए आतुर हैं और हर दिन कोई ना कोई बड़ी घोषणा कर रही हैं। लेकिन इस बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी इसके पहले भी पश्चिम बंगाल में कई सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। अभी हालिया जो उनकी सभा थी, उस सभा में वो पहुंच तो नहीं पाए थे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर एक जनसभा को संबोधित किया था। उसके बाद देश के गृह मंत्री वहां पहुंचते हैं, जेपी नड्डा वहां जा चुके हैं। तमाम बड़े नेता जो बीजेपी के हैं वो लगातार पश्चिम बंगाल पर कैंप कर रहे हैं। बीजेपी के बारे में कहते हैं कि बीजेपी जिस राज्य में भी चुनाव होती है उस राज्य के चुनाव के मोड में डे वन से होती है, क्योंकि बीजेपी चाहे वो पंचायत के चुनाव हो या विधानसभा के या लोकसभा चुनाव, काम सालों भर चलता रहता है। अब खबर यह है कि इसमें ममता बनर्जी की हालत खराब हो गई है। खराब इसलिए हो गई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 कार्यक्रमों को में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल आने वाले हैं। इसकी चर्चा वहां पे चल रही है और इन कार्यक्रमों के सहारे बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, क्योंकि एक तरफ अमित शाह से भिड़ने के लिए ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को जो है उतार रखा है और खुद प्रधानमंत्री मोदी से जो है ममता बनर्जी भिड़ती हैं। उनके हर बयान का जवाब ममता बनर्जी देती हैं। अब क्योंकि ममता बनर्जी वहां पर क्यों घबरा गई हैं, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर आके क्या क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये 90 दिन बहुत खास है बंगाल के लिए। एसआईआर लगातार चल रहा है। 80-90 लाख के आसपास में लोगों के नाम काटे जा चुके हैं वहां पर, और वहां पर बीजेपी सरकार बनाने की बात कर रही है। तमाम तरह के दावे हैं। देवांशु जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, बताएंगे आपको विस्तार से कि बंगाल में क्या चल रहा है और क्या बंगाल जीत रही है बीजेपी, या फिर ममता बनर्जी पिछली बार की तरह ही बीजेपी को इस बार भी जो है पटखनी देने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के आने से ममता दीदी की हालत खराब क्यों हुई है देवांशु? देखिए, हालत तो खराब हो गई क्योंकि इस बार बीजेपी जो है वो बंगाल में बीजेपी ने जो पुरानी गलतियां की थी वो बीजेपी इस बार ना दोहराए, इसकी पूरी रणनीति, मैं कहूंगा कि बीजेपी की घातक रणनीति जो है वो अब तैयार हो गई। देखिए, एक बड़ी गलती थी कि 2021 में बीजेपी वाले जो है वो ममता बनर्जी पर पर्सनल अटैक्स कर रहे थे। ये हमने पिछली बार भी जिक्र किया था, इस बार भी करना होगा, क्योंकि अब जो है वो ममता बनर्जी पर पर्सनल अटैक अब तक बीजेपी के किसी नेता ने जो है वो बंगाल में शुरू नहीं किया। और साथ ही सबसे बड़ी बात कि बीजेपी की जो कमजोर कड़ियां थी संगठन के तौर पर, उसे जो है वो आप एक तरह से कह सकते हैं कि अमित शाह बंगाल दौरे पर आते हैं और ठोक पीट कर जो है ना वो ठीक करने की पूरी कोशिश जो है वो अमित शाह ने की। अभी ये लग रहा है कि संगठन की कमियां जो हैं वो भले ही ऊपरी तौर पर नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि अमित शाह ने ठोका पीटा और ठीक हो गया, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अमित शाह जब बंगाल आए थे तो बंगाल बीजेपी में जो जो संगठन के तौर पर कमियां थी उसे ठोका पीटा गया। 18 और 19 जनवरी को जो है वो कोलकाता या कहें बंगाल में रहेंगे। 2 रैलियां जो हैं वो प्रस्तावित हैं, ऐसा कहा जा रहा है, संभावनाएं ज्यादा हैं। देखिए, साल 2025 के आखिरी दिन जो है वो अमित शाह का बंगाल में रहना, उसके बाद जनवरी महीने में पीएम मोदी का दौरा होना और दिसंबर में भी जो है वो पीएम मोदी का बंगाल का दौरा लगा, यानी कि अब बिल्कुल चुनावी मोड में बीजेपी आ चुकी है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर वो 10 घातक प्लान जो है वो बीजेपी वालों ने ममता बनर्जी के खिलाफ बनाया क्या। एक ऐसा चक्रव्यूह की रचना जो है वो बीजेपी ने कर दी है कि ऐसा लग रहा है कि इस बार ममता बनर्जी की हालत जो है वो खराब हो सकती है, क्योंकि ये साल 2021 नहीं है, ये साल 2026 आ चुका है। परिस्थितियां तो वैसे भी बदल गई हैं। एंटी इनकम्बेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है सियासी रूप से। किसी भी नेता के खिलाफ लंबे वक्त तक जब वो नेता या उनकी पार्टी जो है वो सत्ता में होती है तो नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है, एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है पॉइंट नंबर 1। लेकिन इस बार 10 वो घातक प्लान क्या है, कई जानकारियां जो है इसमें रोहित नहीं होंगी। तो बंगाल में बीजेपी का प्लान नंबर 1 जो प्लान बनाया है, नंबर 1 उसके हिसाब से
तो देखिए बीजेपी ने जो प्लान बनाया है बंगाल को लेकर के, जिससे बंगाल फतह करना चाहती है बीजेपी और वहां पर टीएमसी को हटाना चाहती है, उसके लिए नंबर 1 जो है उस पर संगठन की मजबूती पर ध्यान देने की बात है। अमित शाह इसके माहिर खिलाड़ी भी माने जाते हैं और लगातार वो कैंप करते रहे हैं। बंगाल में अभी 82,000 जो है कुल पोलिंग बूथ हैं और 71,000 बूथ पर बीजेपी का संगठन काम कर रहा है। एसआईआर के बाद कुल 93,000 बूथ होने की जो है संभावना जताई जा रही है। ऐसे में जहां मुस्लिम अधिक, बीजेपी ज्यादा ताकत वहां पर नहीं लगाएगी। रोहित, ये बहुत बड़ी बात है कि बंगाल में 82,000 बूथ अभी है। कहा जा रहा है कि एसआईआर के बाद जो है वो 93 जो है 10,000 करीब बढ़ने वाले हैं। और 71,000 बूथ पर बीजेपी का संगठन है। ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे हालात में संगठन है, जब साल 2021 के चुनाव हुए उसके बाद एक तरह से हिंसा के शिकार जो है वो बीजेपी के कई कार्यकर्ता प्रदेश छोड़कर भी भाग गए। ये सब देखने को मिला। तो ये एक बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी वालों ने इस बार रणनीति तय किया है कि जहां ज्यादा मुस्लिम है ना वहां पर दिमाग खपाना है, उतना नहीं खपाना है कि मतलब कि सब दूसरा जगह मतलब वहीं पे फोकस हो जाए, बाकी चीजें आप लूज कर जाएं। हाँ, तो यानी कि बूथ वाइज जो है वो बीजेपी चल रही है, देख रही है कि हमारा संगठन कहाँ है। तो ये बड़ी बात मुझे लग रही है कि स्ट्रैटेजी का है। चलिए नंबर 2 जो मुद्दा है जो कि जिस पर बीजेपी काम करे वो है कि हिंसा के शिकार कार्यकर्ताओं के घर घर जाएंगे, एक तरीके से मोरली बूस्ट करने की कोशिश है। 10 साल में बीजेपी के 300 से अधिक कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हिंसा का जो है वो शिकार हुए पश्चिम बंगाल में। पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं के घरों तक जा करके पार्टी के बड़े नेता उनके परिजनों से मिलेंगे और एक तरीके से कहें कि जोश भरने की कोशिश होगी कि जो शिकार हुए हैं हिंसा की, जिनकी हत्या हुई हिंसा में, बंगाल के चुनावों के अंदर में, चाहे वो पंचायती चुनाव हो, वो बाई इलेक्शंस हो या फिर लोकसभा चुनाव हो या पिछला विधानसभा चुनाव हो, उन कार्यकर्ताओं को एक तरीके से कहें कि फिगर आउट किया गया है पूरे पश्चिम बंगाल में। और वहां पर बीजेपी के बड़े नेता पहुंचेंगे, उनके परिवार वालों से मिलेंगे। हो सकता है कि पीएम मोदी चले जाएं, हो सकता है कि अमित शाह चले जाएं चुनाव में, और कहीं ना कहीं जो है वो कार्यकर्ताओं को एक बड़ा मैसेज होगा। उनको लगेगा कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं ऐसे घरों में जा रहे हैं जहां होता भी है, मतलब बड़े नेता कार्यकर्ता घर में खाना और इससे नेता खाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं। तो ये चीजें होती हैं और बीजेपी इसको समझती है। तो ये नंबर 2 है। नंबर 3 पर क्या कि टॉलीवुड को नहीं मिलेगा टिकट, ये है। यानी कि बीजेपी ने इस बार टीवी और फिल्म सितारों को अधिक जो है तरजीह ना देने का फैसला किया है। यानी कि जो जमीनी कार्यकर्ता होगा, जो ग्राउंड पे काम कर रहा होगा, जो ग्लैमर की दुनिया से होगा, उस पर फोकस ना करके जो ग्राउंड पे काम कर रहा है उस पर फोकस होगा। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के और लेफ्ट के दागी नेताओं के साथ लेने से भी परहेज किया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे नेता होते हैं, अमूमन हर राज्य में ऐसा होता है कि चुनाव में अगर आपको टिकट नहीं मिला किन्हीं कारणों से, तो वो अमूमन होता है कि जो दूसरा विपक्षी दल होता है उसकी तरफ चला जाता है। इसका ताजा उदाहरण बिहार है, जहां पे कई ऐसे बड़े नेता जो थे वो पलटी मारते नजर आए अंतिम वक्त में। तो बीजेपी इससे भी परहेज करेगी, जिसके ऊपर दाग हो, जिससे पार्टी की छवि पर कोई असर पड़े, उससे भी परहेज करने की कोशिश जो है वो होगी। अब 4 नंबर का पॉइंट है देखिए यहां पर, और ये है कि सोनार बांग्ला के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। अब ये मुद्दा क्या है पहले तो समझना पड़ेगा। देखिए जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तो उस वक्त रविन्द्रनाथ टैगोर ने मातृभूमि को डेडिकेट करके एक अमर सोनार जो है बंगाल करके एक गीत लिखा, जो कि बाद में जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी जो है वो बना उसकी आज़ादी के बाद। बड़ी बात यह है कि सोनार बंगाल का मतलब ये है वहां पर कि जो कहेंगे समृद्ध बंगाल जो था एक दौर में, जिसको देख करके ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग वहां पे आए थे, जिस तरीके का उसका इतिहास था, जहां पे बड़े बड़े उद्योग थे, तमाम लोग समृद्ध थे, और समृद्धि की ओर ले जाने का संकल्प जो है वो बीजेपी ने लिया है। और अमित शाह ने भी जब वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे तो कलकत्ता में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जब वो एक मौका मांग रहे थे तो इसी जो सोना जैसा बंगाल है उसकी बात उन्होंने की। राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाना और सुनहरे दौर की वापसी दिलाना शामिल है। वहां पर यह है कि कई राज्य देश के ऐसे हैं, अधिकांश राज्य जहां पर 7वां वेतनमान मिल रहा है, जहां पे वक्त पे सैलरी मिलती है, जहां पर तमाम लोगों को पेंशन, तमाम तरह की योजनाओं का लाभ मिलता है। बंगाल में भी चीजें हैं, लेकिन वहां पर अभी भी वेतन इतना कम है जो कि बाकी राज्यों को अगर के हिसाब से देखें तो वो वहां पे 5th पे कमीशन चल रहा है, जबकि बिहार जैसे पिछड़ राज्य में 7th पे कमीशन चल रहा है। 8th पे कमीशन को लागू कर दिया गया है। तो ये स्थिति हो रही है और इसके बीच में बीजेपी इसी को जो गैप है वहां पर बंगाल में, जो अमीर बहुत अमीर है और जो गरीब बहुत गरीब है, उसको पाटने की बात जो है वो विजन के सहारे बीजेपी वहां पे कर रही है। 5वां पॉइंट जो है वो
यहाँ पर है कि प्रवासियों को पक्ष में करने पर फोकस हुआ, क्योंकि बड़ी संख्या में बंगाल में जो गैर बंगाली लोग हैं, क्योंकि जो हिंदी भाषी हैं और कहीं ना कहीं उनके बारे में कहा भी जाता है कि वो बीजेपी के ही वोटर हैं, तो उन पर फोकस होगा। इसमें पूर्वांचली यानी कि यूपी का जो इलाका है, बिहारी, मारवाड़ी और देश के अन्य हिस्सों से आए जो लोग हैं उनसे संपर्क साधेगी, जो कि वहाँ पे मूल तौर पे कारोबार करने के लिहाज से गए, वो जो या तो मजदूरी कर रहे हैं या जिनका अपना बिजनेस है वहाँ पे, उनको टारगेट बीजेपी ने करने का। और जो आप जो देखते हैं ना कि जो बीजेपी का जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जो उनके फेवर में जो वोट आया है बंगाल में, उसके पीछे ये जो जमात है इनकी बड़ी भूमिका है, जो कि बीजेपी का हार्डकोर वोटर वैसे भी माना जाता है। छठे स्लाइड में ये है कि कोलकाता के भद्रलोक को दिवांशु तो समझाएंगे इसको कि अपने पक्ष में करने की रणनीति पर भी बीजेपी काम कर रही है। ये भद्रलोक है क्या दिवांशु, और क्या रणनीति है? देखिए, ऐसा लग रहा है कि भद्रलोक कोई जगह का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। भद्रलोक जो है वो कोलकाता के बुद्धिजीवी वर्ग को कहा जाता है, जो पढ़े लिखा क्लास है उसको कहा जाता है। और भद्रलोक की अगर हम बात करें तो देखिए, ये टीएमसी का मुख्य तौर पर जो है वो वोटर माना जाता है। और इससे पहले कोलकाता का जो भद्रलोक है वो लेफ्ट पार्टी को जो है वो वोट पहले करता रहा था, लेकिन मौजूदा वक्त में ये माना जाता है कि टीएमसी का ये बेस वोट बैंक है। लेकिन दिसंबर महीने में कुछ ऐसा हुआ कि बीजेपी को अब ये कॉन्फिडेंट लगने लगा है कि नहीं, इस वोट बैंक को भी दरकाया जा सकता है, सरकाया जा सकता है और टीएमसी के खेमे से खींचकर जो है वो अपने खेमे में लाया जा सकता है। क्यों ऐसा लग रहा है विस्तार से बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये बता देते हैं। देखिए, जैसे कि बंगाल के मुसलमान हैं, वो बड़ा मुश्किल है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, कितनी भी रणनीति बना ले, कोई भी स्ट्रैटेजी अमित शाह बना ले, प्रधानमंत्री मोदी बना ले, कितना भी वार रूम तैयार कर ले, लेकिन मुसलमान को तोड़ना आज की तारीख में, खासकर बंगाल के मुसलमान को तोड़ना और बीजेपी के पक्ष में करना वो नामुमकिन सा है। और इसलिए बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्लियर है, जहां ये दिख रहा है कि नामुमकिन सा है वहां पर मेहनत करो ही नहीं। जहां ऐसा लग रहा है जिन वोट बैंक या जिन तबकों को लगता है कि वोट स्विंग करवाया जा सकता है, उधर से इधर करवाया जा सकता है, वहां अपनी जान की बाजी वाली मेहनत जो है वो करो। और भद्रलोक पर अमित शाह की नजर जो है वो एकदम क्लियर कट जो है वो कह दिया गया है अमित शाह ने अपने नेताओं को कि ये वोट बैंक जो है, और क्योंकि ये एक ऐसा वोट बैंक है ना, मान लीजिए कि एक वोट बैंक भले ही वो एक शख्स देता हो, लेकिन वो कई शख्स को जो है ना वो जो है वो दिलवा देता है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा जो है वो तबका। देखिए, हम जब कह रहे हैं कि इस भद्रलोक को दरकाया जा सकता है, सरकाया ऐसा, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते महीने जो है वो कोलकाता हाईकोर्ट क्लब का चुनाव हुआ। कोलकाता हाईकोर्ट क्लब यानी कि इस क्लब में तो वकील ही होंगे, कोई ऐसे तबका तो होगा नहीं कि जो कम पढ़ा लिखा हो, सब पढ़े लिखे तबके का चुनाव था। कुल 10 सीटों पर चुनाव होते हैं और 10 सीट में भाई साहब 7 सीट पर बीजेपी का कब्जा हो गया। और ये लिस्ट हम चला रहे हैं, देखिए प्रेसिडेंट की सीट पर जो है वो कल्लोल मंडल जो है वो बनते हैं, वहां सब बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और टीएमसी को मुंह की खानी पड़ी। हालांकि ये कोई विधानसभा का चुनाव नहीं था, ये क्लब का चुनाव था, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट का क्लब का चुनाव था। और इस जीत के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को यह कॉन्फिडेंस में आ गया है कि भद्रलोक के वोट को जो है वो तोड़ा जा सकता है। कुल 10 सीटों में से 7 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने कोलकाता हाईकोर्ट क्लब में जो है वो इसी दिसंबर महीने में जो है वो जीती हैं। देखिए, ये सब 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 सीटें हो जाती हैं, सिर्फ 3 पे ही टीएमसी का कब्जा रह गया। बड़ी बात हो जाती है, भले ही क्लब का चुनाव हो, लेकिन ये कोलकाता का भद्रलोक भी तो है, वो जिसको कहा जाता है कि टीएमसी का जो मेन वोट बैंक है। हम आएंगे इस पर। एक और जो है वो घटनाक्रम बीते महीने जो है वो कोलकाता में हुआ, जिससे लग रहा है कि हो सकता है कि जो भद्रलोक का जो वोट बैंक है, जो कोलकाता का, वो तोड़ा जा सकता है और बीजेपी के खेमे में जो है वो लाया जा सकता है। बीते महीने एक और घटनाक्रम जो है वो कोलकाता में हुआ। अर्जेंटीना के फेमस फुटबॉलर मेसी जो है वो कोलकाता के दौरे पर आते हैं। 14 साल बाद वो कोलकाता के दौरे पर आते हैं। शहर ने खूब भव्य तरीके से उनका जो है वो स्वागत किया, लेकिन फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़ सा मच गया, पुलिस को लाठियां तक भाजनी पड़ी। और ये सब वहां पर कौन दर्शक दीर्घा में था? दर्शक दीर्घा में कोलकाता के पढ़े लिखे तबके जो हैं, कोलकाता में कई क्लब्स हैं फुटबॉल्स के, और उन्हीं एक क्लब्स वालों ने जो है एक मैच करवाया था। मेसी आए थे, लेकिन उनके सामने खूब हो हंगामा तमाशा हो गया, यहाँ तक कि पुलिस को 10 मिनट के अंदर ही मेसी को बाहर निकालना पड़ा। और सब कुछ जो है ना एक तरह से
टीएमसी का जो मजबूत वोट बैंक है वो देख रहा था, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी को लगने लगा है कि इस वोट बैंक को तोड़ा जा सकता है और अपने पक्ष में किया जा सकता है। और बीजेपी ने क्लियर रणनीति बना दी है कि बंगाल के भद्रलोक को अपने खेमे में करना है। सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि कोलकाता जिले की सीटें आनी है, क्योंकि भद्रलोक का इन्फ्लुएंस पूरे बंगाल में है। अब जो है अगला पॉइंट पे जो आते हैं, 7वां नंबर जो पॉइंट है कि बीजेपी का प्लान ये है। देखिए हम इस यहाँ पे अगर इस मैप को दिखाएं तो जो आप गोल वाला देख रहे हैं वो है कोलकाता जिला। ये जो है ये 17 नंबर यहाँ लिखा हुआ, ये है कोलकाता जिला। कोलकाता जिले में कुल 17 सीटें, लेकिन बीजेपी के पास 0। मतलब ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं, बीजेपी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन बीजेपी को लगता है कि इन ज़िलों में सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। इन ज़िलों में जो है इस पर जो है वो विशेष फोकस है। कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा जिला, हुगली जिला, नॉर्थ 24 परगना ज़िलों में बीजेपी का जो है वो विशेष जो है वो ध्यान है। ये हम मैप, रोहित आप आ जाइए इधर, हम पूरा मैप दिखा रहे हैं आपको बंगाल का। ये ऊपर से लेकर नीचे तक बंगाल में कुल 23 जिले हैं। ये पश्चिम बंगाल का वो पहाड़ी इलाका है जिधर आप घूमने जाते हैं, कलिंगपोंग, और ये पूरा जो गेटवे ऑफ जिसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट है वो इलाका है। और ये पूरा वो जो है समुद्र से लगता हुआ इलाका है, जो कि दीघा और ये तमाम जगह, ये कलकत्ता जैसे देवांशु बता रहे हैं। और ये पूरा ओवरऑल जो एक सर्कल है, मतलब 13, 14, 18 और 16 को थोड़ा सा हावड़ा का इलाका है। और इन जिलों को आप जोड़ दें तो ये तमाम जिले जो हैं वो बृहद कोलकाता बनाता है। 13 नंबर जो हो गया हुगली जिला हो गया, 14 नंबर जो है नॉर्थ 24 परगना हो गया, 16 नंबर हावड़ा जिला हो गया, 17 नंबर जो है वो कोलकाता जिला है, और 18 नंबर साउथ 24 परगना। ये जो चारों जिले हैं यहाँ पर बीजेपी बहुत कमजोर है। देखिए बीजेपी हल्की फुल्की मजबूत वो दार्जिलिंग वाले साइड है और इधर जंगल महल वाले साइड, और यहाँ पर बीजेपी को लगता है रोहित कि इस वोट बैंक को तोड़ा जा सकता है। कहाँ नहीं तोड़ा जा सकता है? जहां पर 50% से ऊपर मुसलमान हैं। देखिए ना, जब वहां पर जब 70 के दशक में देवांशु, जब वहां पर लेफ्ट की सरकार आई, तो इस पूरे इन 4 जिलों में ना वहां पर कांग्रेस के ही विधायक हुआ करते थे ज्यादातर। अच्छा। यहाँ पे कभी भी लेफ्ट बहुत ज्यादा कारगर नहीं हो पाई शुरुआती दिनों में। बहुत वक्त लगा उनको, ज्योति बसु को और बाकी लोगों को वहां पर मेहनत करते करते, तब जाके यहाँ पे हुआ ये कि ये जो इलाका था, शहरी जो सीटें थी, वो हार्डकोर कांग्रेसी लोग थे, जो वहां के लोग बताते हैं। अब क्योंकि ममता बनर्जी जब आई और उनके आने के पीछे में यही वोट बैंक उनको लाने वाला था, और उसने अचानक से कांग्रेस का साथ छोड़ करके टीएमसी का साथ चुना। और लेफ्ट ग्रामीण इलाकों में पहले भी मजबूत थी। लेकिन बाद के वक्त में फिर ममता बनर्जी ने धीरे धीरे करके जो एक तरीके से कहें कि पूरा कब्जा कर लिया। और क्योंकि ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं, ये पूरा जो आप देख पा रहे हैं, ये बांग्लादेश है यहाँ से। तो बांग्लादेश से तो आप कल्पना करें कि इस पूरे इलाके में ये सब जो 14 नंबर, 10 नंबर, 18 नंबर ये जो जिले हैं, या 8 नंबर, ये वो जिले हैं जहां पर बड़ी संख्या में घुसपैठ की बात जो बीजेपी करती है, वो इन जिलों में घुसपैठ हुई है सबसे ज्यादा। हालांकि ये अब हावड़ा और इन जगहों तक हुगली तक पहुंच चुका है। ये बीजेपी का दावा है। एक और इस पे जो हमें ऐड करना है रोहित, देखिए ये जो वोट बैंक है जो यहाँ से निकलेगा, ये लोग पढ़ा लिखा तबका वाला जो वोट बैंक है ना, वो पूरा मतलब ग्रामीण पृष्ठभूमि तक प्रभावित है। खुद तो वोट करेंगे ही करेंगे, एक ही करेंगे, लेकिन 10 वोट जो है ये, क्योंकि ये वोट करते हैं इसलिए 10, 15, 20 वोट और जुड़ जाते हैं। पढ़ा लिखे तबके के साथ यही चीज होती है। अगर ये वोट बैंक जुड़ गया, अगर देखिए हम लोग मानते हैं कि बीजेपी शहर वाली पार्टी है, खासकर पटना आसपास सब जगह कब्जा है, बीजेपी के विधायक है। लेकिन बंगाल की बारी आती है ना, तो शहरी वोट बैंक बीजेपी के साथ नहीं है। सीधे रिवर्स गियर में चीजें हैं बंगाल में। अगर शहरी वोटर, बीजेपी को ये लगता है कि शहरी वोटर अगर हमारे पक्ष में आ जाए कोलकाता या कोलकाता के आसपास वाले इलाकों में, तो हम पूरे बंगाल तक यहाँ से मैसेज जो है वो भेज सकते हैं, या क्या कह सकते हैं कि उसका प्रभाव जो है पूरे बंगाल तक पड़ेगा। तो ये रणनीति, स्ट्रैटेजी बीजेपी की है, अमित शाह की है कि कोलकाता के आसपास के इलाके की सभी विधानसभा सीटों पर जो है हम जीत जो है वो दर्ज करें। 8वां पॉइंट रोहित, 8वां पॉइंट ये है देवांशु की जिन सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम है वहां पर पूरा दम लगाएगी बीजेपी, ये है। और ऐसी बड़ी कई विधानसभा की सीटें हैं जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर, ये 8वां पॉइंट है जिस पर बीजेपी का फोकस है। 9वें की बात करें तो जिन सीटों पर 50% से ज्यादा या उसके करीब मुसलमान हैं, उन सीटों पर थोड़ा लेस एफर्ट लगाना है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि वहां पर बहुत ज्यादा गुंजाइश होगी नहीं। यानी कि जहां पर संभावना है कि आप जीत सकते हैं,
मतलब क्योंकि वहां पे लड़ाई देखिए त्रिकोणीय होगी हर विधानसभा सीट पर, एक तरफ बीजेपी होगी, एक तरफ टीएमसी होगी और तीसरी तरफ पर लेफ्ट या कांग्रेस अगर अलग से लड़ती है तो कांग्रेस भी हो सकती है, या गठबंधन होता है तो ये दोनों, क्योंकि पिछले बार चुनाव में गठबंधन में थे, अगर यही स्थिति होगी तो वहां पर गठबंधन होगा तो 3 त्रिकोणीय मुकाबला होगा और बीजेपी चाहेगी कि वहां पर वोटों का डिवीजन कराए मैक्सिमम जगहों पर और उसका फायदा हो, जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने फायदा लिया, जहां पर लेफ्ट की नेता हैं, देवांशु मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, सम्मोहन मुखर्जी, जो कि वहां पर सबसे बड़ा चेहरा फिलहाल है और लगातार वो घूम रही हैं पश्चिम बंगाल में, और वहां उस सीट पर ममता बनर्जी के खिलाफ वो भी चुनाव लड़ रही थी। पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल में, उसमें हुआ ये कि ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी, बतौर मुख्यमंत्री थी वो सीट से, वहीं पर शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे थे और वहीं पर जो है जो लेफ्ट की प्रत्याशी जो मुखर्जी हैं वो चुनाव लड़ रही थी, और वहां पर हुआ कि मुकाबला त्रिकोणीय हुआ, बीजेपी को फायदा हुआ, बहुत लो मार्जिन से शुभेंदु अधिकारी वो चुनाव जीत जाते हैं। ममता बनर्जी को बाई इलेक्शन का सहारा लेना पड़ता है मुख्यमंत्री कंटिन्यू करने के लिए, और भवानीपुर जो कलकत्ता की एक सीट है वहां पर वो चुनाव लड़ती हैं एक विधायक का इस्तीफा करा करके, और वो चुनाव वहां से जीतती हैं। ममता बनर्जी इस बार भी चुनाव वहीं से लड़ेंगी, लेकिन बीजेपी की कोशिश ये होगी कि त्रिकोणीय मुकाबला करके किस विधानसभा सीट को निकाला जा सकता है उसकी भी स्ट्रेटजी बीजेपी बना रही है। 9वां पॉइंट है, और 10वां जो है बीजेपी के पास कुल 162 सीट पर पूरा दम जो है लगाना होगा किसी की, और ये जो है स्ट्रैटेजी जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी का ऑपरेशन 162 सीट। देखिए पूरे बंगाल को देखे रोहित, तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम को कहा जाता है कि 100 सीटों पर जो है मुस्लिम बहुल सीटें जो है वो मानी जाती हैं, और इन सीटों पर में से अगर शॉर्टलिस्ट भी कर दे बीजेपी तो कई ऐसी सीटें हैं जो कि 50% से ज्यादा जो है मुस्लिम वोट बैंक है, और यहाँ पर तो दमखम लगाना नहीं है। 248 सीटें हैं, और ऐसे में अगर मान लीजिए कि कुल मुझे जो याद आ रहा है कि 72 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी बड़ा मुश्किल है वहां पर निकालना, क्योंकि वहां पर मुस्लिमों का इन्फ्लुएंस, तो ऐसे में बीजेपी करेगा। बीजेपी की दिक्कत भी हल्की सी यहीं पे हो जाती है कि बीजेपी भले ही बंगाल में 248 सीटें हैं लड़ेगी भी, लेकिन एक्चुअल में बीजेपी को पता होगा कि ये सीट हम नहीं जीत सकते, लेकिन लड़ना तो है, चुनाव है। तो कुल बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी है कि 162 सीटें हमें निकालनी है, हर हाल में निकालनी है, और बीजेपी ने पूरी एक एक सीट की डिटेल जो है वो निकाल लिया है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये इलाका झारखंड से सटा हुआ है, जंगल महल वाले इलाकों से सीटें चाहिए, ऊपर से सीटें चाहिए, और ये जो कमजोर कड़ी है अगर ये जुड़ जाए तो बीजेपी जो है वो बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सकती है। ये सब मालदा वालदा वाला इलाकों में बीजेपी बहुत कमजोर है, तो ये स्ट्रैटेजी अभी के हिसाब से। और साथ ही एक बड़ी बात है कि जब अमित शाह आए थे तो 3 नेता जो है वो बंगाल में है रोहित। कहते हैं ना कि होता है जहां संगठन में जो है वो कहीं ना कहीं कमियां होती हैं, ये तीनों नेताओं को अमित शाह ने एक करने की कोशिश जो है वो की है, अलग अलग से मीटिंग 10-10 मिनट की, और सीधे कह दिया है कि आप सब फिलहाल इस वक्त जो है वो एक हो जाइए। ये जो है स्ट्रैटेजी है। और देखिए ओवरऑल कहें कि 10 मेगा प्लान, 10 मतलब घातक प्लान जो बीजेपी वालों ने बनाया है घेरने के लिए, सब सही है। और साइड वाला प्लान तो हमने आज इसका पॉइंट में भी नहीं रखा है कि उधर से मुस्लिम वोट बैंक, हम ये कह रहे हैं कि 100 सीटों पर मुस्लिम है 50% जो है वो कई सीटों पर है 30%, लेकिन ये सब तो कह रहे हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद वाले हुमायूं कबीर भी तो हैं, उनके साथ एआईएम अभी आ रही है, अभी एंट्री होनी है। पिछले चुनाव में देवांश भाई मैंने भी कई बार ये बात कही कि पिछले चुनाव में ये होता रहा कि वहां पे मुसलमानों के पास विकल्प नहीं थे। इस बार ओवैसी भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जो बात है कि वहां पे ओवैसी की भी जो लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो भी अब एक्टिवेट हो गए हैं और वो बिहार वाला खेल वहां पे भी करना चाहते हैं। अगर बीजेपी अपने इस 10 घातक प्लान को जो है अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेती है, क्योंकि ये तो अभी करने का वक्त है। और पीएम मोदी का दौरा होना, देखते हैं क्या बोलते हैं पीएम मोदी, क्योंकि उनकी एक एक लाइन पर जो है वो पूरे बंगाल की जो है वो नजर रहेगी, तो क्या होता है। और जाहिर तौर पे पीएम मोदी का काम ही यही है कि चुनाव से पहले आना, 3-4-5 दौरा करना, माहौल जो है अपने पक्ष में जो है वो कर देना, ये सब चीजें होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह ने ये भी कहा है कि कई ऐसे हमारे पास हथियार और भी हैं जिसे सही वक्त पर बोला जाएगा और सही वक्त पर चला जाएगा। ये भी एक है कि कई और स्ट्रैटेजी हो सकता है कि बीजेपी वालों ने बना ली हो, अभी उसका वक्त नहीं है, तो बिन मौसम बरसात किया नहीं जाएगा। तो ओवरऑल जो हमने दिया, ममता बनर्जी की हालत खराब, बंगाल आ रहे हैं पीएम। बेशक
लड़ाई जो है वो काटा काटे की होनी है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी वाले प्लान बना रहे हैं, प्लान पर प्लान बना रहे हैं, और क्योंकि इस बार बीजेपी को लगता है कि कम से कम कहीं वो हारे तो हारे, लेकिन बंगाल नहीं हारना है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस वक्त बीजेपी ने वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठ को बना दिया। इसका कितना असर पूरे बंगाल भर में है ये अभी देखना होगा, लेकिन बिल्कुल बंगाल में माहौल चुनावी है। बीजेपी, हमको ये लग रहा है, हमें ये लग रहा है, भले जीते हारे कोई भी, लेकिन अब लड़ाई जो है वो तगड़ी होने चली है। रेस में जो है वो बीजेपी आ चुकी है। अब देखना है कि ममता बनर्जी कैसे एक एक स्ट्रैटेजी को, एक एक रणनीति को फेल करती हैं।